हेलो बच्चों, आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन इजी वे में हम एक नए चैप्टर को लेकर के आए हैं जिसे ताप कहते हैं। ताप में हम पहला टॉपिक देखेंगे ऊष्मा। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। जिस प्रकार से जल ऊंचे बिंदु से निम्न बिंदु की ओर स्थानांतरित होता है, उसी तरह से ऊष्मा का भी स्थानांतरण होता है। और ऊष्मा का स्थानांतरण ताप के अंतर के कारण होता है। यानी किसी वस्तु में एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर या फिर संपर्क में रखे दो वस्तुओं में एक वस्तु से दूसरे वस्तु की ओर होता है। ऊष्मा को हम लिखेंगे, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा है जिसका स्थानांतरण किसी एक वस्तु के दो बिंदुओं के बीच या संपर्क में स्थित दो वस्तुओं के बीच ताप के अंतर के कारण, ताप के अंतर के कारण होता है। यानी एक ही वस्तु के दो बिंदुओं, जैसे एक ये वस्तु है, इसके दो बिंदु, एक यहां हो दूसरा यहां हो, इनके बीच ऊष्मीय ऊर्जा का हस्तांतरण तभी होता है जब इनमें से एक बिंदु उच्च ताप पर होता है और दूसरा बिंदु निम्न ताप पर होता है। और ऊष्मा का हस्तांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों बिंदु एक ही ताप पर न आ जाए। एक तो ये हो गया। दूसरा, ये दो वस्तु है, एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है। ये इसका ताप बहुत अधिक है और इसका ताप कम है। यदि ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो इस अधिक ताप वाली वस्तु से ऊष्मीय ऊर्जा का हस्तांतरण इस कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। और यह तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप एक समान न हो जाए। तो यहां से हम देख रहे हैं कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका हस्तांतरण किसी एक वस्तु के दो बिंदुओं के बीच या संपर्क में स्थित दो वस्तुओं के बीच ताप के अंतर के कारण होता है। और इस ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों बिंदुओं अथवा दोनों वस्तुओं का ताप एक समान नहीं हो जाता, नहीं हो जाता।
ये हमारा ऊष्मा हो गया। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका स्थानांतरण किसी एक वस्तु के दो बिंदुओं के बीच या संपर्क में रखी हुई दो वस्तुओं में एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर तब होता है जब या तो दोनों बिंदुओं के बीच ताप का अंतर हो या फिर दोनों वस्तुओं के बीच ताप का अंतर हो। और ये ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक एक वस्तु के दो बिंदुओं के बीच का ताप बराबर न हो जाए या फिर दोनों वस्तुओं का ताप बराबर न हो जाए। तो ये हो गया ऊष्मा। और इस ऊष्मा का मात्रक या ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। और चूंकि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है तो कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रक हो गया और जूल भी ऊर्जा का मात्रक हो गया। तो कैलोरी और जूल में एक संबंध होता है, उसको हम लिखते हैं 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। चूंकि कैलोरी एवं जूल दोनों ही ऊर्जा, एक ऊष्मीय ऊर्जा और दूसरा कैलोरी एवं जूल, क्योंकि कैलोरी एवं जूल दोनों ही ऊर्जा का मात्रक है, अतः दोनों में निम्न संबंध है। क्या संबंध है? 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, ये कैलोरी और जूल में संबंध होता है। तो ये हमारा ऊष्मा से संबंधित कुछ तथ्य रहा कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका स्थानांतरण एक ही वस्तु के दो बिंदुओं के बीच या संपर्क में रखे हुए दो वस्तुओं के बीच तब तक होता है जब तक कि दोनों बिंदुओं के बीच का ताप समान न हो जाए या फिर दोनों वस्तुओं के बीच का ताप समान न हो जाए। यानी जब तक तापांतर रहेगा तब तक ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। तो यहीं से ताप की परिभाषा बन के आती है। तो आइए देखते हैं ताप क्या होता है। तो दूसरा टॉपिक हमारा है ताप, टेम्परेचर। तो अभी अभी ऊष्मा में आपने देखा कि ऊष्मा का स्थानांतरण तब होता है जब किसी एक वस्तु के दो बिंदुओं के बीच ताप का अंतर हो या फिर संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच ताप का अंतर हो। यानी ताप एक ऐसी भौतिक राशि है या ताप वस्तु का ऐसा गुण है जिसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अंतर के कारण या दो वस्तुओं के ताप में अंतर के कारण ऊष्मीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो एक तो परिभाषा छोटी सी बन के आ जाएगी कि ताप किसी वस्तु का वह गुण है, किसी वस्तु अथवा वस्तुओं का वह गुण है जिसके वस्तु के किन्हीं दो बिंदुओं
संपर्क में रखे दो वस्तुओं के बीच अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है। ऊष्मा का प्रवाह होता है, यानी ताप वस्तु का यह गुण है जिसके वस्तु के दो बिंदुओं के बीच अंतर के कारण या दो वस्तुओं के बीच अंतर के कारण उसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसे एक वस्तु हो गई और यहां पर एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच जिस गुण के कारण अब इन दो वस्तुओं के बीच अब इन दो बिंदुओं के बीच जिस गुण में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है उसी गुण को क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। वस्तु के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जिस गुण में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है उसको हम क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। यानी अगर ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है तो हम कहेंगे कि इस वस्तु और इस वस्तु, तो हम कहेंगे कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच जिस गुण का अंतर है वही गुण क्या है? ताप है। या कहेंगे इस बिंदु और इस बिंदु के बीच ताप के अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है। तो ताप किसी वस्तु का वह गुण है जिनमें वस्तु के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है या दो वस्तुओं के इस गुण के अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है, उसी गुण को क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। यानी ताप के अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है या जिसके अंतर के कारण, जिस गुण के अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है उसे हम क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। एक लाइन की परिभाषा उसको हम बना सकते हैं कि वस्तु के जिस गुण के कारण, वस्तु के जिस गुण में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है, ऊष्मा का प्रवाह होता है उसे ताप कहते हैं। ताप कहते हैं। इससे और सरल परिभाषा है, जैसे यदि किसी वस्तु को हम छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो हमको यह पता चलता है कि यह वस्तु गर्म है अथवा ठंडी है। तो जिस गुण के कारण वस्तु के गर्माहट अथवा ठंडेपन का पता चलता है वही गुण क्या है? ताप है। जब हम इस वस्तु को छूते हैं, सब स्पर्श करते हैं, तो यदि वस्तु गर्म होती है तो हम कहते हैं इसका ताप अधिक है, और इसको स्पर्श करते हैं, यदि वस्तु ठंडी होती है तो कहते हैं इसका ताप कम है। तो वस्तु के जिस गुण के कारण उसके गर्माहट अथवा ठंडेपन का पता चलता है वह गुण क्या कहलाता है? ताप कहलाता है। तो एक परिभाषा यह हो गया कि वस्तु के जिस गुण के कारण, वस्तु के जिस गुण में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है उसे हम क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। वस्तु के जिस गुण में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है उसे ताप कहते हैं। दूसरी परिभाषा हम लिखेंगे कि वस्तु के जिस गुण के कारण वस्तु के गर्माहट, वस्तु के गर्माहट
अथवा ठंडेपन या इसको आप शीतलता लिख सकते हैं, शीतलता का पता चलता हो वही गुण क्या कहलाता है, वस्तु का ताप कहलाता है। कहलाता है वस्तु अगर गर्म है तो कहते हैं ताप अधिक है, वस्तु अगर ठंडा है तो कहते हैं ताप कम है। तो ताप के कारण ही वस्तु में गर्माहट अथवा ठंडेपन का अनुभव होता है। तो ताप की हमारी दो परिभाषा हो गई कि वस्तु के जिस गुण में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है वही गुण क्या कहलाता है, ताप कहलाता है। और दूसरा, वस्तु के जिस गुण के कारण वस्तु के ठंडेपन अथवा गर्माहट का एहसास होता है, पता चलता है, वही गुण क्या कहलाता है, ताप कहलाता है। तो ये हमारे ताप की परिभाषा हो गई। अब आगे ताप मापन क्या होता है। ताप मापन या ताप का मापन, क्या, ताप का मापन, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो अभी अभी हमने देखा कि ताप के परिभाषा में हमने बताया कि वस्तु के जिस गुण के कारण वस्तु के ठंडेपन अथवा गर्माहट का पता चलता है वही गुण क्या कहलाता है, ताप कहलाता है। तो दो वस्तुएं हैं, हम इसको स्पष्ट करके यह बताते हैं कि किसका ताप अधिक है, किसका ताप कम है। लेकिन यदि किसी वस्तु की एक्चुअलता, वास्तविकता को ज्ञात करना हो, या कह लें कि दोनों वस्तुओं के ताप में बहुत कम अंतर हो, जिसको स्पर्श करके न पता लगाया जा सके कि कौन सी वस्तु गर्म है, कौन सी वस्तु ठंडी है, तो ऐसी स्थिति में इस ताप का मापन किया जाता है। दोनों वस्तुओं के ताप का मापन किया जाता है। इसी को हम कहते हैं ताप का मापन, यानी भौतिक गुण या कह लें वस्तु के गुण ताप का मापन करके हम वास्तव में अत्यंत कम ताप के अंतर वाली वस्तुओं के ताप में अंतर को ज्ञात कर सकते हैं कि किस वस्तु का ताप कितना है। और इसको मापने के लिए हम उपयोग करते हैं तापमापी का, तापमापी का। तो तापमापी में सबसे पहला होता है पारे का तापमापी, पारे का तापमापी। वस्तुतः जो पारे का तापमापी होता है, वो ताप में वृद्धि के साथ पारे के विस्तार पर निर्भर करता है। किसी भी धातु या तत्व के ताप में जब हम वृद्धि करते हैं, या कह लें किसी भी धातु अथवा तत्व को जब हम ऊष्मा देते हैं तो उसके ताप में क्या होती है, वृद्धि होती है। और यदि पारे के ताप में वृद्धि की जाए, पारे को ऊष्मा दिया जाए, तो उसका विस्तार होता है। उसी विस्तार के आधार पर यह पारे का तापमापी बनाया गया है। पारे का तापमापी इसलिए बनाया गया, नंबर 1, कि पारा देखने में चमकीला होता है, तो इसको कितना इसका विस्तार हुआ उसको आसानी से देखा जा सकता है। और दूसरा, ऊष्मा के प्रति यह अत्यंत संवेदनशील होता है, यानी कम ऊष्मा देने पर भी इसका विस्तार बड़ी तेजी से होता है। तो ये दो कारण होते हैं, पहला चमकीला तत्व और दूसरा ऊष्मा
के कारण अति विस्तार, अति विस्तार, यानी थोड़ा सा भी उष्मा देते हैं, थोड़ा सा भी ताप बढ़ाते हैं तो इस पारे का विस्तार बहुत अधिक होता है। इसलिए कम से कम ताप अंतर को ये माप सकता है। और दूसरा है, ये चमकीला तत्व होता है, जितना विस्तार होता है आसानी से ये देखा जा सकता है। तो पारे का उपयोग तापमापी के रूप में इसीलिए करते हैं। और इस पारे का उपयोग करके 4 तापमापी को बनाया गया है। पहला इसमें है सेल्सियस पैमाना, दूसरा फ़ारेनहाइट पैमाना, तीसरा केल्विन पैमाना और चौथा रीमर पैमाना। तो 4 पैमाने हमारे सामने होते हैं। पहला सेल्सियस पैमाना, दूसरा फ़ारेनहाइट पैमाना, तीसरा केल्विन पैमाना, और चौथा रीमर पैमाना। रीमर पैमाना, ये 4 पैमाने होते हैं जिससे हम किसी वस्तु के ताप को माप सकते हैं। तो सब पैमाने में नंबर 1 पारे का उपयोग किया जाता है और हर पैमाने का एक अधो बिंदु होता है, एक ऊर्ध्व बिंदु होता है। तो प्रत्येक पैमाने की जो संरचना होती है वो एक समान होती है, जिसमें हमने 2 पैमानों को लिया है। पहला ये फ़ारेनहाइट पैमाना और दूसरा सेल्सियस पैमाना। या कह ले पहला सेल्सियस पैमाना, दूसरा फ़ारेनहाइट पैमाना। तो कोई भी पैमाना हो उसमें एक चीज होता है कि कांच का एक बल्ब लगा होता है जिसमें पारा भरा होता है। ये हमारा कांच का एक बल्ब है, ये जो ब्लैक कलर से दिखाया गया, और इस कांच के बल्ब में पारा भरा होता है और इस कांच के बल्ब को स्टील से ढक दिया जाता है। कारण स्टील उष्मा के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। तो ये बल्ब होता है, कांच का बना होता है, इसके ऊपर स्टील लगा होता है और इस बल्ब में पारा भरा होता है और इस बल्ब से जुड़ा हुआ एक लंबी कांच की नलिका होती है जिसमें एक केस नलिका, पतली केस नलिका बनी होती है। जब कभी हम इस बल्ब के ताप को बढ़ाते हैं या बल्ब को अति उच्च ताप पर रखते हैं तो इसमें का जो पारा होता है इस केस नली में ऊपर की ओर तीव्रता के साथ चढ़ता है। और इसका सिद्धांत ये होता है कि इस बल्ब का ताप जितना ही बढ़ाते हैं उतना ही पारे को ऊष्मा मिलती है, और जितना ज़्यादा ऊष्मा मिलती है या जितना ज़्यादा ताप बढ़ता है उसी के अनुपात में ये इस केस नली में ऊपर की ओर चढ़ता है। तो ऊपर की ओर कितना चढ़ा उसी के अनुसार हम इस बल्ब को, जिस ताप के संपर्क में बल्ब होता है, उस ताप को ज्ञात कर लेते हैं। तो ये संरचना होती है हर पैमाने की। प्रत्येक पैमाने में एक बल्ब होता है, कांच का लगा होता है, और उस बल्ब में पारा भरा होता है। उस बल्ब के ऊपर स्टील का कैप लगा होता है और इस बल्ब को ही जिस वस्तु का ताप मापना होता है उस वस्तु के संपर्क में लेते हैं। और जब इस बल्ब का टेम्परेचर, ताप बढ़ता है तो इसमें भरा हुआ पारा ऊपर की ओर चढ़ता है, क्योंकि पारे को ऊष्मा मिलती है और वो ऊपर की ओर चढ़ता है। जिस अनुपात में इसका ताप होता है उसी अनुपात में उस पारा चढ़ता है, और पारे के चढ़ी हुई ऊंचाई को देख करके हम उसके ताप की गणना कर लेते हैं। ये तो हो गया सातवां। और हर पैमाने में 2 बिंदु होता है। एक होता है आधो बिंदु और दूसरा होता है ऊर्ध्व बिंदु। ऊर्ध्व
बिंदु। तो दो बिंदु होते हैं प्रत्येक पैमाने में, एक अधो बिंदु होता है, दूसरा ऊर्ध्व बिंदु होता है। अधो बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर पारा जल के हिमांक का मतलब जिस बिंदु पर, जिस ताप पर जल बर्फ के रूप में बदलना प्रारंभ कर देता है और वस्तुतः ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सेंटीग्रेड पैमाने पर। किसी भी पैमाने का अधो बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर जल के हिमांक के बराबर ताप पर ये पारा रुका हुआ होता है। जैसे यहां पर यदि पारे के हिमांक के बराबर इस बल्ब का ताप हो और पारा यहां पर जाकर के रुक जाए तो ये जो बिंदु होगा अधो बिंदु होगा। और ऊर्ध्व बिंदु क्या होता है? जल के क्वथनांक पर पारा जहां जाकर के रुकता है वो बिंदु जो होता है वो ऊर्ध्व बिंदु होता है। जैसे इस फारेनहाइट पैमाने में यदि इस बल्ब का ताप जल के क्वथनांक के बराबर हो जाए तो पारा यदि यहां जाकर के रुकता है तो ये क्या होता है? ऊर्ध्व बिंदु हो जाता है। तो हर पैमाने का एक अधो बिंदु होता है, एक ऊर्ध्व बिंदु होता है। तो जल के हिमांक के बराबर ताप पर पैमाने में पारा जहां रुकता है वो अधो बिंदु होता है और जल के क्वथनांक के बराबर ताप पर पारा जहां जाकर के रुकता है वो क्या हो जाता है? ऊर्ध्व बिंदु होता है। तो अधो बिंदु, ऊर्ध्व बिंदु और उनके बीच के अंशांकन के आधार पर पैमाने ये 4 होते हैं। तो सेल्सियस पैमाने को अगर हम देखें, नंबर 1 को सेल्सियस पैमाने को, सेल्सियस पैमाने के विषय में बताया जाता है कि स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने 1742 ईस्वी में इस सेल्सियस पैमाने को बनाया। उन्होंने जल के हिमांक को 0 और क्वथनांक को 100 अंक दिया, अर्थात इस सेल्सियस पैमाने का अधो बिंदु 0 और ऊर्ध्व बिंदु 100 बनाया और इन 100 और 0 के बीच में जितने भी विस्तार थे उनको 100 भागों में बांट दिया और एक भाग को 1 सेल्सियस बताया गया। तो इसके लिए अधो बिंदु क्या हो गया? 0 और ऊर्ध्व बिंदु क्या हो गया? 100 और पूरा विस्तार 0 से 100 तक के विस्तार को 100 भागों में बांट दिया गया। 100 भागों में बांटा गया और एक भाग जो होगा वो 1 सेल्सियस कहलाएगा। यानी एक भाग जो होगा वो क्या होगा? 1 सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा सेल्सियस पैमाना हो गया। आगे फारेनहाइट पैमाना, इसका भी अधो बिंदु और ऊर्ध्व बिंदु है। यानी जल के हिमांक पर, जल के हिमांक के ताप पर पारा जहां पर रुकता है उसको 32 अंक बताया गया। यानी अधो बिंदु इसका क्या हो गया? 32, अधो बिंदु 32 और जल के क्वथनांक के बराबर ताप पर यह बल्ब रखा गया और पारा चढ़ करके जहां रुका उसको हम 212 अंक दिए। यानी ऊर्ध्व बिंदु क्या हो गया? 212 हो गया और बीच के भाग को 180 बराबर भागों में बांट दिया गया। कितने बराबर भागों में? 180 बराबर भागों में। और एक भाग को, बीच के विस्तार को क्या कहा गया? 180 भागों में बांट दिया गया और एक भाग जो था उसको कहा गया 1 फारेनहाइट। एक भाग 1 फारेनहाइट बना दिया है। तो ये हमारा सेल्सियस पैमाना और फारेनहाइट पैमाना रहा। सेल्सियस पैमाने का आधे बिंदु 0 और ऊर्ध्व बिंदु 100 और पूरे विस्तार को 100 बराबर भाग दिए, पूरे विस्तार को 100 बराबर भागों में बांट दिया गया
और एक खाने को हम 1 डिग्री सेल्सियस नाम दिए। जबकि फारेनहाइट पैमाने में अधो बिंदु 32 और ऊर्ध्व बिंदु 212 और पूरे विस्तार को 180 बराबर भागों में बांट दिया गया और एक भाग को 1 फारेनहाइट कहा गया। इसी प्रकार केल्विन पैमाने का जो अधो बिंदु है वो 273 है, कितना है 273, और ऊर्ध्व बिंदु 373 और बीच के भाग को 100 भाग में बांट दिया गया और एक भाग जो हो गया वो है 1 डिग्री केल्विन, 1 डिग्री केल्विन। आगे र्यूमर पैमाने का अधो बिंदु जो है, अधो बिंदु 0 तथा ऊर्ध्व बिंदु 80 रहा और बीच के भाग को 80 बराबर भागों में बांट दिया गया और एक भाग जो कहा गया, एक भाग बराबर 1 र्यूमर, एक भाग बराबर 1 र्यूमर कहा गया। ये हमारे 4 पैमाने है, सेल्सियस पैमाना, फारेनहाइट पैमाना, केल्विन पैमाना और र्यूमर पैमाना। इन 3 या कह रहे चारों के बीच एक संबंध, ये इक्वेशन रहा। अगर सेल्सियस पैमाने और फारेनहाइट पैमाने में संबंध स्थापित करना होगा तो C/5 इक्वल टू F-32/9 करके देख लेंगे, पहला। दूसरा, यदि सेल्सियस पैमाना और केल्विन पैमाना में देखना होगा तो C इक्वल टू K-32 कर लेंगे, सॉरी K-273 कर लेंगे। और सेल्सियस और र्यूमर में देखना होगा तो C/5 इक्वल टू R/4 करके देख लेंगे। और अंत में फारेनहाइट और केल्विन में देखना होगा तो F-32/19 इक्वल टू K-273/5 करके देख लेंगे। तो ये सब हमारे तमाम फार्मूले हैं जिसके सहयोग से हम विभिन्न पैमानों के बीच संबंध को स्थापित कर लेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा, ऊष्मा, ताप और तापमापी से संबंधित विभिन्न पैमाने। तो इसमें आपको आवश्यकता है इस फार्मूले की, इस पर तमाम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते रहते हैं जिसको आपको करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो क्लिप आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो हमारे वीडियो क्लिप को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।